दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। हम लोग आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 सल्तनत काल की शुरुआत, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी और लास्ट में हम लोगों ने तराइन का सेकेंड युद्ध पढ़ा था। और तराइन के सेकेंड युद्ध में क्या हुआ था, इसमें तराइन के सेकेंड युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। और यह जो युद्ध हुआ था किन दो शासकों के मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। फिर इसके बाद पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क शासक, ये जो तुर्क शासक थे, ये जो मोहम्मद गौरी था, ये तुर्क शासक ही था ना, इसने पूरे उत्तर भारत में अपना शासन बना लिया था। पूरा उत्तर भारत मोहम्मद गौरी के अधीन आ चुका था। इसके बाद ये जो तुर्क शासक थे मोहम्मद गौरी, इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था दिल्ली में। फिर क्या हुआ, इन तुर्क शासकों का जो रहन सहन था, भाषा, बोली, विचार, इन शासकों का ये सारी चीजें भारतीय लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग था। तुर्क शासकों का बोली, भाषा, विचार, रहन सहन हम सब भारतीयों से एकदम ही अलग था और होना भी स्वाभाविक था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी संस्कृति है वो औरों की संस्कृति से क्या है, विभिन्न है। और इसके बाद क्या होता है, तुर्क शासक जो थे उनकी जो उपाधि थी वो सुल्तान की उपाधि ग्रहण करते थे। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि ग्रहण करते थे। इन्होंने दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और लगभग 320 वर्षों तक शासन किया, अर्थात सल्तनत काल 320 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? 320 वर्षों तक सल्तनत काल को माना जाता है। तो इसमें सबसे पहले, अब इसके बाद जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब होती है? मोहम्मद गौरी की मृत्यु, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब होती है? 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो जाती है। फिर क्या होता है, उसकी मृत्यु के बाद ही उत्तर भारत जो था लगभग जे उसके अधीन ही था, मोहम्मद गौरी के अधीन पूरा उत्तर भारत था ही, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने पूरे उत्तर भारत पर विजय हासिल कर ली थी। उसने भारत को शासन चलाने के लिए, जब मोहम्मद गौरी था, उसने क्या किया था, पूरे भारत को शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारियों की नियुक्ति की थी। और ये जो गुलाम अधिकारी थे, इनमें से एक सबसे योग्य अधिकारी था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम ही था, किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या है? गुलाम। किसका गुलाम है? मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तब 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश किसने स्थापना की थी? गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अर्थात मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। फिर क्या होता है, और इसे यह तुर्क राज अब तुर्क सल्तनत के नाम से भी जाना जाने लगा। इसे तुर्क सल्तनत के नाम से भी जाना गया। तुर्क सल्तनत के नाम से भी जाना जाने लगा। ये जो तुर्क राज जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था, इसे गुलाम वंश कहा गया और गुलाम वंश को ही तुर्क सल्तनत काल के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला शासक होता है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के जस्ट बाद अगला शासक कौन बनता है? इल्तुतमिश। अभी इन सब शासकों के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इल्तुतमिश ने क्या किया था? 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता कब संभाली? 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ने
राजधानी बनाई। इल्तुतमिश ने किसे राजधानी बनाई? राजधानी किसे बनाई? दिल्ली को। किसने? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाई। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाई। फिर इसके बाद क्या होता है? और तब से यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तभी से यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। फिर इसके बाद अब सल्तनत के सामने क्या क्या चुनौतियां आई और किस तरह से इन चुनौतियों को मतलब पीछे छोड़ के ये तुर्क सुल्तान जो थे आगे बढ़े, तो इनके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो अब हमारी हेडिंग होगी सल्तनत के सामने चुनौतियां। सल्तनत के सामने चुनौतियां। सल्तनत के सामने चुनौतियां। कौन कौन सी मुश्किलों का सामना किया इन लोगों ने और फिर आगे बढ़े, क्या क्या हुआ? तो सरदार जिन्हें अमीर कहा जाता था, ध्यान से, सरदार जिन्हें क्या बोला जाता था? अमीर। सरदार जिन्हें अमीर कहा जाता था, ये लोग क्या थे? तुर्क और अफगान कबीले के लोग थे। होता क्या था, इनमें जातीय श्रेष्ठता तथा सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की हमेशा होड़ लगी होती थी। मतलब सभी ये चाहते थे कि हम एक दूसरे से श्रेष्ठ बने, और इसलिए इन लोगों में हमेशा एक दूसरे के प्रति ये लगा रहता था कि हम इनसे श्रेष्ठ बने। फिर इन्हीं अमीर सरदारों में से ही एक सुल्तान होता था। अब सुल्तान के सामने क्या क्या दिक्कतें होती थी और उसे वो कैसे दूर करके आगे बढ़ता था, उससे हम लोग जानते हैं। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता एवं शासकीय क्षमता का होना बहुत आवश्यक था। इन क्षमताओं के प्रभाव से वह सुल्तान बन सकता था। अगर जिसे सुल्तान बनना है उसके अंदर कम से कम इतनी क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर सैनिक योग्यता और शासकीय क्षमता की योग्यता होना जरूरी था। क्योंकि अगर यही नहीं रहेगा तो वो शासक कैसे बनेगा, सुल्तान बनेगा कैसे? इसलिए सुल्तान बनने के लिए सैनिक योग्यता एवं शासकीय क्षमता का होना अति आवश्यक था। इसके बाद और तभी तुर्क अमीरों का समर्थन भी उसे प्राप्त होता था। और इसके बाद सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास भी होना बहुत जरूरी था। उसे हमेशा ये भय लगा रहता था, यानी कि सुल्तान को हमेशा ये भय होता था कि कहीं ये जो अमीर सरदार है आपस में ही मिलकर हमारे खिलाफ कहीं षड्यंत्र ना कर दे और हमें हमारी गद्दी से ही ना हटा दे। इसलिए इस चीज का भय हमेशा सुल्तान को बना रहता था। फिर अतः सुल्तान का जो अधिकांश समय था, ज्यादा से ज्यादा समय इन गुप्त षड्यंत्रकारों से बचने में ही चला जाता था और सुल्तान इन अमीर सरदारों में भी संतुलन बनाए रखता था। सुल्तान इस्लाम धर्म को मानने वाला होता था और बाहरी देशों, ये लोग जो बाहरी देश से आए थे, इसलिए भारतीय लोगों के साथ शासन करने में के लिए तुर्क अमीर जो उलेमा वर्ग थे, जिसे हम लोग धार्मिक वर्ग कहते हैं, आदि को खुश करने के लिए हिंदुस्तानी जनता से भी सतर्क रहते थे। क्योंकि सल्तनत में इन्हें हमेशा ही ये भय बना रहता था कि हमारे विद्रोही कहीं हमें रास्ते से ना हटा दे, अर्थात हमारे खिलाफ कोई विद्रोह न कर दे। सल्तनत कालीन शासकों को आंतरिक शक्ति रखने के लिए शासकीय प्रबंध तंत्र और तथा राज्य विस्तार बाह्य आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए मजबूत सैन्य संगठन भी बनाए गए थे। और इन्हें प्रारंभ में कई सारे वंश सामने आए थे, जो 5 थे। कौन कौन से वंश थे? जिसमें पहला है गुलाम वंश, गुलाम वंश। इसके बाद है खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। इसके बाद लास्ट है लोधी वंश। और इसे हम लोग याद भी कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है,
इसे याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है जिसे आप लोग यूज कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? गुलाब खिले तब सांस लो। इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। कैसे बताते हैं? गुलाब से क्या हो जाएगा? गुलाम। खिले से क्या होगा? खिलजी। तब से क्या हो जाएगा? तुगलक। सास से क्या होगा? सैयद। और लो से क्या होगा? लोधी। तो इस तरह से हम पांचों वंशों को याद कर सकते हैं। गुलाम खिले तब सांस लो, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। हम लोगों ने पांचों वंश को याद करने का भी ट्रिक बना लिया है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक तुर्क शासक। और सबसे प्रारंभिक तुर्क शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक और प्रारंभिक तुर्क शासक जिसे हम लोग बोलते हैं गुलाम वंश, उसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। प्रारंभिक तुर्क शासक या इसे हम लोग गुलाम वंश ही कह देते हैं, गुलाम वंश। इसका समय क्या है? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। तो इसमें सबसे पहला सुल्तान, इसमें सबसे पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी, मोहम्मद गोरी का क्या था? ये गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ये शासक कब बना था? 1206 ईस्वी में शासक बना था। मोहम्मद गोरी के जैसे मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना था और मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। तो ये जो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ही तुर्क गुलाम, क्योंकि ये गुलाम था, ये शासक नहीं बन पाया है, मतलब कि इसने शासन किया है पर गुलाम रहकर ही इसने शासन किया है, क्योंकि ये क्या था? गोरी का, यानी मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। तो ये गुलाम है किसका? मोहम्मद गोरी का, इसलिए इसे बोलते हैं गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में शासन किया पूरे, और इसने उत्तर भारत का ये पहला तुर्क शासक बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को इसने अपनी राजधानी किसे बनाई? राजधानी लाहौर को बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई और इसकी जो उपाधि थी, उपाधि क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी लाख बख्श। लाख बख्श। और ऐसा क्यों था? ये इसकी उदारता के कारण इसकी उपाधि लाख बख्श थी। इसका अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला, क्योंकि ये बहुत उदार शासक था और इसने काफी सारा दान दिया था लोगों को, बहुत देता रहता था, इसलिए इसे लोकप्रिय भी था, लोगों में बहुत ही ज्यादा दान प्रिय, लोकप्रिय। जैसे भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक गतिविधि में बीतता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा कि इसका नाम है, तो इसने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इसे भवन निर्माण में बहुत ज्यादा रुचि थी, तो इसके निर्माण कार्य के बारे में जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कार्य। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। और क्या बनवाया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया।
कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ था? अजमेर में। तो कुतुब मीनार ने क्या क्या बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसका निर्माण करवाया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था। और कुतुब मीनार के बारे में ये बताया जाता है कि कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी, परंतु इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी कुतुब मीनार की, लेकिन पूरा किसे करवाया था? इसे इल्तुतमिश ने, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, इल्तुतमिश के बारे में, क्योंकि अगला शासक यही है। और इसकी मृत्यु कैसे हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की? 1210 ईस्वी में चौगान खेल खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी। अर्थात चौगान गेम कौन सा होता है? घोड़े से गिरकर, जो रेसिंग लगाते हैं ना, उसी से गिरकर 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो एक बार हम लोग इनको अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं। गुलाम वंश जो है उसका समय काल है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। तो इसमें जो ये, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी के क्या है? गुलाम है। और इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बने, गुलाम वंश के शासक 1206 ईस्वी में बने। लेकिन शासक बनने के बाद भी इन्होंने अपने आप को गुलामी से स्वतंत्र नहीं किया था। भले ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन ये अभी तक दास्ता से मुक्त नहीं हुए थे 1206 ईस्वी में, जब इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर को, और इनकी उपाधि थी लाख बख्श। और इनकी उपाधि लाख बख्श क्यों थी? क्योंकि ये बहुत उदार शासक थे और ये लाखों का दान करते थे, लोकप्रिय थे, दान प्रिय थे, इसीलिए इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुरान बख्श भी है, क्योंकि इन्हें पूरी कुरान की आयतें पूरी याद थी, कंठस्थ थी। तो और भी उपाधि जैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे आगे वाले क्लासेस में। और इनके निर्माण कार्य में क्या है? कुतुब मीनार जो इन्होंने शुरू किया था बनाना, लेकिन इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कैसे? चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग अगला शासक इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी गुलाम वंश का ही शासक है। और हम लोगों ने ये पढ़ा है ना कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है? भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। और इस वजह से इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि इसने अधिक से अधिक कार्य करवाए। अभी हम लोग जैसा कि इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग खुद ही जान जाएंगे कि इन्हें गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, इनके कार्यों से ही ना। तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद ही इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 1210 ईस्वी में। हम लोगों ने पढ़ा था ना 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और इल्तुतमिश ये भी गुलाम है, लेकिन किसका गुलाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश। ठीक है, ये भी गुलाम है। और हमने क्या बताया? 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था।
और इल्तुतमिश को क्या बोला जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसे ही उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जैसा कि मैंने बता दिया। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं से बहुत जूझना पड़ा था और इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का संगठन अर्थात तुर्काने चहलगानी को बनाया था, अर्थात निर्माण किया था। क्या बनाया था? 40 गुलाम सरदारों का संगठन, जिसे क्या बोला जाता था? तुर्काने चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी, जिसे तुर्काने चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद इसकी शासन व्यवस्था कैसी थी? अगली हेडिंग है शासन व्यवस्था। इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था। इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था क्या थी? इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राजतंत्री प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की थी और इसने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बनाया था। और इसके साथ ही इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था की स्थापना की थी और एकता व्यवस्था के द्वारा इन्होंने जो केंद्र था, केंद्र को प्रांतों से और प्रांतों को स्थानीय शासन से जोड़ा था। केंद्र को प्रांत से और प्रांत को किससे? स्थानीय शासन से जोड़ा था। स्थानीय शासन से जोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट जब इल्तुतमिश बन गया था तो सुल्तान ने अपनी सल्तनत राज को कुछ प्रांतों में बांटा था। प्रांतों को इक्ता कहा गया, जैसे कि अभी हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं इनका प्रशासन कैसा था। इनका छोटा सा डायग्राम बना के हम लोग इनका प्रशासन के बारे में जान सकते हैं। इल्तुतमिश ने अपना प्रशासन व्यवस्था कैसे रखा था? तो इसमें सबसे ऊपर था केंद्र, फिर उसके बाद था प्रांत, केंद्र, प्रांत, परगना और फिर ग्राम। परगना और इसके बाद था ग्राम। और इसमें केंद्र में क्या होते थे? सुल्तान होते थे। प्रांत में क्या होते थे? प्रांत या इक्ता जिन्हें बोला जाता है, इसमें इक्तेदार होते थे। और इसमें परगना अधिकारी और ग्राम में क्या होते थे? मुखिया। ग्राम में होते थे मुखिया। और प्रांत को इक्ता भी बोला जाता है, इक्ता या प्रांत। तो प्रशासन कैसा था? केंद्र में सुल्तान, प्रांत या इक्ते में इक्तेदार, परगना में परगनाधिकारी, ग्राम में मुखिया। इस तरह से इनकी प्रशासन व्यवस्था होती थी। इसके बाद इक्तेदार जो होते थे, इनके पास अपनी सेना होती थी और प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी भी होते थे इक्तेदार के पास। और इक्तेदार इनकी सहायता से राज्य की रक्षा करते थे और अपने नियंत्रण क्षेत्रों से कर ये लोग इक्तेदार वसूला करते थे। और इक्ते से इकट्ठा किए गए कर से ही वे अपने अधिकारियों और अपने सैनिकों को खर्चा भी देते थे। और इन खर्चों के बाद भी जो ये लोग कर लेते थे, वसूलते थे, इसमें से जो बच जाता था वे अपने सुल्तान को वापस कर देते थे। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करने के लिए चांदी का टंका और तांबे का जीतल बनाया था। मुद्रा कैसी थी? चांदी का टंका और तांबे का जीतल। चांदी का टंका,
चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये इनकी मुद्रा थी, तांबे का जीतल। तो इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इन्होंने अपने शासन के समय ही इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को चुन लिया था। 1236 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की और इन्होंने अपने शासन के समय ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। और इसके बाद हम लोग अगली क्लास में रजिया के बारे में पढ़ेंगे। इसको आज हम लोगों ने कवर कर लिया, इसलिए अब हमारा क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब